हेलो +1 क्लास। आज हम स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से लॉज जो हैं वो स्केलर और वेक्टर्स के ओबे होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। मतलब इसका होता है कि डायरेक्शन नहीं होने का मतलब है, जैसे आप एक डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये 15 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो आप सिर्फ 15 किलोमीटर्स बोल रहे हैं। और अगर आप ऐसा बोल दें साथ में कि 15 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन इंक्लूड हो गई साथ में। तो दो चीज़ें हो गई, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों की बात हो रही हो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है और वो है लॉज। जो स्केलर्स हैं वो स्केलर अलजेब्रा, यानी कि जो अलजेब्राइक लॉज हैं, जैसे 2+2=4, उनसे सॉल्व होते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो लॉज ऑफ वेक्टर से सॉल्व होते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह से लॉज होते हैं इनके, वेक्टर्स अलजेब्रा जिसको बोलते हैं हम, तो वो उससे सॉल्व होते हैं। तो ये जो मैंने दूसरी बात आपको बताई लॉज वाली, ये एक मतलब कंफर्म्ड मेथड है टू फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर्स, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं लेकिन वो स्केलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज या टाइम। ठीक है ना, तो उस केस में फिर हम ये लॉज की हेल्प से पता लगाते हैं कि ये स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं। समझ रहे हैं बात? तो अब हम आगे करेंगे। तो हम कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप देखिएगा आपकी क्लासेस की जो बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगी, बड़े सारे टाइप्स हैं, जैसे पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे करके डायरेक्शंस वगैरह, तो ये डेफिनेशंस वगैरह देखनी है आपने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या चीज़ है? अब पोजीशन वेक्टर्स जो है वो किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं इन अ प्लेन, है ना। एक्स वाई यहाँ पे प्लेन है, तो इस प्लेन की जो पोजीशन है वो अगर आपको पता लगानी है तो आप इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से उसको पता लगाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी होती है कि ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से ड्रॉन हो रहा है किसी पॉइंट पी की पोजीशन पता लगाने के लिए, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर आप यूनिट वेक्टर के साथ लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये आई और जे जो हैं दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई लिखा जाता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे लिखा जाता है। ऐसे अगर तीसरी एक्सिस जेड की बात भी हो रही हो तो उसके लिए के लिखा जाता है। इनको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो जिनसे डायरेक्शन पता चलती है, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दूसरा पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मान लो दो पॉइंट्स आपके और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आपने बीच में से फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से उसको निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, ये P पॉइंट के लिए और ये Q पॉइंट के लिए। तो P और Q का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R2 माइनस R1। ये कैसे आता है ये आगे हम लॉ पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें से आपको पता लगेगा कि ये गैप या डिस्टेंस कैसे आ रहा है। ठीक है, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, आप एक्स वाई और जेड तीनों भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन किसी गिवन वेक्टर की, और इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो यूनिट होती है। यूनिट मीन्स 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन ही बताएगी कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है। इसको ऐसे लिखते हैं हम कि ये वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ज़्यादा आसानी से आप आगे समझ सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है? अब ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। तो ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं ये आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। तो एक्स एक्सिस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर के लिए आपको जो है वो कैप लगानी होती है ऐसे, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर।
अगर आप वेक्टर लिख रहे हैं तो आपको ऐसे एरो लगाना होता है, ठीक है ना, ये इससे पता लगता है कि इसकी डायरेक्शन भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोचें कि अगर ये इस तरफ को चल रहा है तब आप ऐसे लिख दोगे ए इस तरफ को, ना, ऐसा नहीं है, ये लिखना है इसी तरफ को हमेशा, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन वैसे ही चलेगी इसकी। तो आई जे और के जो हैं ये आपस में 90 डिग्री होते हैं सारे, आई और जे में 90, जे और के में 90, के और आई में 90, तो इनमें आपस में 90 होता है। तो इनको आई जे के को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते होते हैं, ठीक है बात। तो इस तरह से हो गया हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद आगे है हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने अभी पीछे भी आपसे कहा कि जो वेक्टर अलजेब्रा है वो कुछ और चीज़ है, तो उसमें जो है वो लॉज होते हैं। तो ये पहला लॉ है, ये हम एडिशन का लॉ ले रहे हैं फिलहाल, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, एडिशन के लिए लॉ है ये क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसमें साइन नेगेटिव आता है तो वो सब्सट्रैक्शन में भी लग जाता है, लेकिन बेसिकली इसको हम एडिशन का लॉ बोलते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए को हम ओ पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेक्टर बी को हम पी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही एक एंगल के ऊपर हैं, थीटा एंगल के ऊपर, और ये सेम ऑर्डर वेक्टर है। सेम ऑर्डर का मतलब जहाँ पे एक ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, तो ये सेम ऑर्डर वेक्टर है। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थर्ड साइड जो है एक ट्राइंगल की वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। डायरेक्शन जो वो एंगल से निकलती है ऐसे, तो हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। एंगल लिखा हुआ है ना बीटा। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट P को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिससे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है और हम फिर पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है ये B है, ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल के साथ वाली साइड है उसको बोलते हैं कॉस, ठीक है ना, ये B कॉस थीटा। और ये जो सामने वाली साइड है एंगल के, तो इसको बोलते हैं साइन, तो ये हो गया B साइन थीटा, ठीक है बात। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। स्टेटमेंट आपने बुक से देखनी वैसे ही है जैसी मैंने अभी आपको बताई कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स ओ पी एंड पी क्यू इन द सेम ऑर्डर and are acting at angle theta, then the resultant will be the closing side of the triangle, ठीक है। तो क्लोजिंग साइड वो है जो इसको बंद कर दे रही है, समझ रहे हैं बात। तो मैग्नीट्यूड निकालने वाले हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आपके पास क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रही है ओ एस क्यू, ठीक है ना। तो पाइथागोरस के हिसाब से जो ओ क्यू है उसका स्क्वायर जो है वो ओ एस के स्क्वायर और क्यू एस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। पता ना आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ एस क्या है, ओ एस है ओ पी प्लस पी एस का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, सही बात है। तो ओ पी क्या है, ओ पी है ए प्लस पी एस, मैंने अभी बताया आपको कि बेस है और ये बी का बेस है, तो बन गया बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, सही बात है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करो, ए स्क्वायर इसको और इसको मिला दो क्योंकि ये सेम है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करके कर दिया प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, आइडेंटिटी लग गई, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया आर स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू क्या था आर, तो आर क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सही है बात। तो इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है तो आपको टेंजेंट बीटा निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल वही है जो आपकी पहले थी, ट्राइंगल आपको पता है टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस है ओ एस और जो परपेंडिकुलर है वो है क्यू एस। तो क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा और ओ एस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल इतना करते हैं। तो ये अच्छा से करना है आपने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।